यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन को। कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं और ये सेशन किन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं लेवल 1, एमपीटेट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं ग्रेड 3 के लिए, और साथ ही यदि आप एच टेट यानी कि किसी भी टेट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ईवीएस डेफिनेटली जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी टेट के लिए सिमिलर रहता है। तो कुछ क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और बात की जाए कंप्लीट कोर्स की, तो ईवीएस का आपका कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, अलग से इसके क्वेश्चन सीरीज भी अवेलेबल है जिसमें आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक आपको ईवीएस पूछा जाता है। इसी में आपसे ईवीएस भी होगा और इसी में आपसे पेडागोजी के बारे में भी पूछा जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हर एक क्वेश्चन का डिटेल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जोहड़ इज करेक्ट? आजकल जो चीज़ें पूछी जा रही है ना, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि डिटेल में जाकर पूछी जा रही है, ठीक है। तो हर एक टॉपिक का आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। सारे ऑप्शंस देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में देख सकते हैं। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। इट फिल्टर्स इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम दी वाटर। यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। यह आसपास के कुओं में ज़मीन का पानी इकट्ठा कर देता है, या फिर यह नदियों से पानी को इकट्ठा करता है। तो अगर अपन बात करें जोहड़ की, तो आपने एनसीईआरटी बुक में इसका एक हिस्ट्री भी यहाँ पर पढ़ा होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन की प्रणाली है। अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा है, तो देखिए जोहड़ होता क्या है। इस तरीके से एक पोखर, इस तरीके से एक झील या इस तरीके से एक तालाब होता है ना। बेसिकली गांव के लोग इसमें क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं। जितना भी वर्षा जल का पानी है, जितनी भी बारिश होती है, उस बारिश के पानी को ये कलेक्ट करके रखते हैं ताकि लंबे समय तक इसको यूज़ किया जा सके, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से आया, कहाँ पर इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो अपन को थोड़ा सा देखना है। जोहड़ वह है कि जो कि एक छोटा मिट्टी का चेक बांध है जो वर्षा जल को इकट्ठा करने और संग्रहित करने में काम आता है। उद्देश्य क्या है? मानसून के पानी को इकट्ठा करना ताकि जमीन में जो है पानी का लेवल वो इंक्रीज हो जाए, भूजल स्तर यहाँ पर बढ़ जाए। जोहड़ों में एकत्र पानी का उपयोग मनुष्य और पशुओं के द्वारा भी पीने में किया जा सकता है। मौसमी बाढ़ वाले नाले और ढलान की चोटियों पर बनाया जाता है ना, और मोस्टली कीचड़ से भरे हुए यहाँ पर रहते हैं। जोहड़ को रिसाव तालाब या पोखर भी कहा जा सकता है। जैसलमेर में इसको खड़ीन के नाम से जाना जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस नाम को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे? राजस्थान में तो पाया ही जाएगा क्योंकि जैसलमेर में बात की गई है, वहाँ पर इसको खड़ीन बोला जाता है। और हरियाणा में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का इंटरनल इसका स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं पहाड़ की चोटियाँ वगैरह, तो यहाँ पर इस तरीके से बेसिन बनाकर जो है पानी को इकट्ठा किया जाता है। अगर एक्सेसिव वाटर हो जाएगा, ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो फिर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी स्थापना करी जाती है, इस तरीके से इसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जोहड़ से था, आपका क्लियर हो गया है। खड़ीन इसको जैसलमेर में कहा जाएगा। पानी को स्टोर करके इसके अंदर रखा जाता है। कौन सा पानी? मानसून वर्षा जल का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती? आज आपका जो थीम है, जो आज आपको बच्चों को पढ़ाना है, वो है भोजन। तो कौन से ट्रिक यहाँ पर मदद करेगी? छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, है ना। सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन करवाना, स्कूल में ही सब बनवा लिया। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद को जानने के लिए कहना कि घर में भाई बहन माता पिता है, किसको क्या पसंद है, रिश्तेदारों को क्या पसंद है, फ्रेंड्स को क्या पसंद है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थ यानी कि जो फूड प्रिजर्वेटिव्स है, उनके बारे में जानकारी निकाल कर लाना। तो बच्चों को, और प्राइमरी टीचर का एग्जाम है तो प्राइमरी लेवल के ही बच्चे हमारे पास होंगे, तो उन्हीं के ऊपर हमको ये थीम अप्लाई करनी है। तो भोजन जो थीम है, फूड जो यहाँ पर थीम है, तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होगा, है ना। बच्चों को अगर पढ़ाया जा रहा है तो इसके बारे में एक रियल एग्जाम्पल देना, आप आपके घर वालों की पसंद निकाल कर लाइए, ठीक है। तो सी आंसर यहाँ पर हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में अच्छा महसूस क्यों करते हैं, ठंड में हमको ये ऊनी कपड़े अच्छे क्यों लगते हैं और यही कपड़े गर्मी में हमें अच्छे क्यों नहीं लगते हैं, है ना। तो काइंड ऑफ ये क्वेश्चन कि सर्दी में उनको पहनने से अच्छा महसूस होता है, ठंड कम लगती है। तो चलो कंसेप्ट जो भी हो, लेकिन टीचर के पूछने का जो पर्पस है वो क्या है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये कॉन्वर्जेंट है, ये एनालिटिकल है, हाइपोथेटिकल है या फिर ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। टीचर ने बच्चों से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि ठंड में ऊनी कपड़े पहनना इतना अच्छा क्यों लगता है, तो यहाँ पर बच्चे को जो है सोचना पड़ेगा इसका जवाब देने के लिए। तो हम लोग इसको एनालिटिकल बोल सकते हैं, हम लोग इसको विश्लेषणात्मक कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर होना, दैट इज कॉन्वर्जेंस। और इसी का अपोजिट क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है, अपसारी, जहाँ पर एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मतलब जिसमें अपन कल्पना कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, अपने सोच से बता रहे हो, दैट इज हाइपोथेटिकल। और फैक्चुअल क्वेश्चन जो फैक्ट पर आधारित हो, जैसे लाइक कि भारत कब आज़ाद हुआ था, भारत देश कब आज़ाद हुआ था, तो इट्स अ फैक्ट, है ना, जो हिस्ट्री बन चुका है। तो ये तथ्यात्मक प्रश्न होंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। एनसीईआरटी ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। मतलब वहीदा टीचर है, एनसीईआरटी में वो कुछ टॉपिक यहाँ पर पढ़ा रही है कि नेवी में जो है डॉक्टर है और इस तरीके से एक टॉपिक है ना, नौसेना में डॉक्टर के रूप में अपने अनुभव कि उन्होंने नौसेना में किस तरीके से अपना सेवा सर्विस यहाँ पर दी है एज ए डॉक्टर की तरह, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही होगी टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि वहीदा करना क्या चाह रही है ना, वहीदा मेन जो टीचर है वो बताना क्या चाह रही है, ठीक है। यही बोला गया है कि वहीदा का प्रिज्म एंड हर एक्सपीरियंस इन द नेवी एज अ डॉक्टर, मतलब उनकी टीचर जो है नेवी में पहले डॉक्टर का काम करती होगी, अब वो टीचर बन गई है, ठीक है। तो ये जो 4 स्टेटमेंट है, इससे 4 ऑप्शन ढूंढिए। वहीदा का एक्सपीरियंस क्या है, सबसे पहले उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देना है, उनकी कहानी सशस्त्र बलों में चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक दिखाती है, ये समझाना कि प्रिज्म 7 रंगों को शो करता है, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को ढूंढना। अब जो चीज़ें, अब ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें सबसे पहला तरीका तो आप ये करें कि जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कि वो गलत हो ही नहीं सकता है एनी कंडीशन में, उसको आप सबसे पहले सिलेक्ट करके रख लो। इसमें से कौन सा ऐसा लग रहा है कि जिसको आप सिलेक्ट करके रख सकते हो, उसको आप सबसे पहले ढूंढ लो। देखो, अगर अपन यहाँ पर बात करें कि उन्होंने नौसेना में अपनी डॉक्टर के रूप में अपनी जॉब दी है, ठीक है, तो अब अपन इसमें से बोले तो ये वाला जो है महिला होते हुए भी नौसेना में जाना मतलब अपने आप में बड़ी बात है ना। तो जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है उसको चुनौती मिली है, तो ये तो डेफिनेटली होगा, है ना। उनकी कहानी उनके पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा है कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस उनका रहा, तो जीवन की झलक हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है। अब ये प्रिज्म के 7 कलर्स को दर्शाने वाली कोई चीज़ हमको इसमें दिख नहीं रही है, और ये वाली चीज़ भी बिल्कुल सही है कि कठिनाइयों से कैसे निपटे होंगे, हो सकता है ये सारे एक्सपीरियंस शेयर किए गए हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए, बी और डी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। सी तो वैसे करेक्ट हो ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन है नहीं कि प्रिज्म के बारे में जानकारी दी है, तो उन्होंने केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो ये वाली चीज़ जो है गलत हो जाएगी। अगर मैं ऑप्शन के पास जाऊँ, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। अगेन वही कोड वाला क्वेश्चन है। देखो, पेपर टाइम कंज्यूमिंग कब होता है, जब उसमें इस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके स्टेटमेंट पढ़ो 4, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन सेलेक्ट करो, तो मोस्टली 3 क्वेश्चन सिंपल वाले कर लो, उतने टाइम में हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो इसकी भी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करी, है ना। वर्क वी डू, कोई भी चीज़ कैसे बनाई जाती है, आपको ध्यान होगा हमारे ईवीएस में जो 6 मेन थीम है उसमें से हम लोगों का एक थीम ये भी है, हम जो करते हैं वो वाला जो थीम आता है लास्ट वाला, ठीक है। तो उसमें भी यही, उसका पर्पस भी यही होता है कि बच्चों को उसके बारे में सारी जानकारी देना कि कोई भी कार्य कैसे किया जाता है, जस्ट लाइक बुनाई का कार्य कैसे किया जाता है, कढ़ाई का कार्य कैसा होता है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो टीचर ने सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ किया है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं उसको लेकर उन्होंने क्या करा है,
कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद करी। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि मैट को कैसे बनाया जाता है। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? मतलब एलेक्स जो ये पूरी एक्टिविटी करवा रहे हैं, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू वाली, तो उसके पीछे का पर्पस क्या है? जो ये मैट बनाने की एक्टिविटी हुई है, रंग पैटर्न के बारे में सौंदर्य बोध को विकसित करना, इस गतिविधि से बुनकर द्वारा दी जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना और आकर्षक रंगों और पेपर को चुनना और स्ट्रिप को पूरी तरीके से काटना सीखना। तो देखो ये जो स्टेप याद करने वाली बात है, ये कोई इसका पर्पस नहीं है। मेन जो थिंग्स वी कैन मेक एंड डू वाला जो अपना मेन थीम है, इसका पर्पस ये होता है कि बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाए, है ना। पढ़ाई के अलावा भी जीवन में कई सारी चीज़ें होती, तो उनसे कनेक्ट करना इसका मेन पर्पस रहेगा। तो सी स्टेटमेंट नेगेटिव लग रहा है, बाकी सारी चीज़ें करेक्ट है। दैट मीन्स कि अगेन हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी एंड डी। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा आप चाहे तो इसका डिटेल भी देख सकते हैं। हम चीज़ें जो बनाते हैं और करते हैं, तो सामग्री और संसाधनों की समझ देना इसका मेन टारगेट है, मेन पर्पस है। निर्माण प्रक्रिया का ज्ञान लेना, जैसे लाइक मैट को बनाने में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ी। स्थानीय शिल्प और कौशल से बच्चों को परिचित करवाना, है ना। तो यही एलेक्स जो टीचर है उनका पर्पस रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 के पास चलते हैं। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करता है। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे में कौन सा कौशल विकसित होगा? ठीक है, अब उसको वही पानी के बारे में पूरी जानकारी लेना है कि एक व्यक्ति औसतन एक दिन में कितने गैलन पानी का यूज़ करता है। इस टाइप से कोई टीचर ने उसको एक्टिविटी करने को बोला है। तो यहाँ पर बच्चे का कौन सा कौशल डेवलप होगा अगर वो इस एक्टिविटी को कंप्लीट करता है? तो देखो वो आसपास अपने पड़ोसियों से प्रश्न पूछेगा कि आप नहाने में कितने बाल्टी यूज़ करते हो, इस तरीके से। तो प्रश्न पूछने वाली चीज़ यहाँ पर कंप्लीट होगी, मतलब एक तरीके से इंक्वायरी करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चनिंग वाली या प्रश्न पूछने वाली चीज़ कंप्लीट हो गई। उसके आगे और क्या करेगा? क्या इस पर वो कोई एक्सपेरिमेंट कर सकता है क्या? उसको तो सिर्फ इंक्वायरी करनी है, तो एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ नहीं होगी। मतलब क्या हो जाएगा परिणाम? क्या इसमें कोई परिकल्पना होगी क्या? नहीं, कोई अजम्पशंस नहीं करने हैं उसको, कोई अनुमान नहीं लगाना है। जो व्यक्ति एक्टिविटी करेगा एज इट इज़ पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है कि पूछताछ करना, फिर उसके ऊपर इन्फर यानी परिणाम निकालना, देन अपने विचारों को अभिव्यक्त करना टीचर के सामने, है ना। तो ये 3 चीज़ें हो जाएगी, क्वेश्चनिंग, इन्फरिंग एंड एक्सप्रेशन। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से बच्चे में 3 कौशल का विकास होगा। छात्र डेटा एकत्र करने के लिए प्रश्न पूछेगा, है ना, अनुमान लगाएगा। छात्र अनुमान लगाने के लिए डेटा का प्रयोग यहाँ पर करेगा। ठीक है, परिणाम निकालेगा और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अपना अभिव्यक्ति। छात्र अपने निष्कर्ष जो कंक्लूजन उसने निकाला है उसको यहाँ पर प्रस्तुत कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान करने के लिए खून की जांच को निर्देशित करता है। ठीक है, खून की जांच से किस चीज़ का पता लगता है? डॉक्टर जब भी किसी भी व्यक्ति को बुखार आता है तो वो बोलते हैं आप ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट में मलेरिया का टेस्ट होगा, तो मलेरिया के टेस्ट में एक्चुअल में रिपोर्ट में पता क्या चलता है? उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा, किसमें? ब्लड में। दूसरा, उसमें उपस्थित लोह तत्व के बारे में पता चलेगा। उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा डेफिनेटली। उसमें उपस्थित जो भी जीवाणु हैं ब्लड के अंदर उसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो डॉक्टर मलेरिया की पुष्टि के लिए रक्त परीक्षण की सलाह देंगे। रक्त में रोगाणु की जाँच की जाएगी। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्म परजीवी के कारण होता है जो ब्लड में ऑलरेडी फैल चुका होगा अगर उस व्यक्ति को मलेरिया है तो। ठीक है, नहीं तो रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर किया जाता है ये टेस्ट, तो उस सूक्ष्म जीव का पता लग जाएगा, उस बैक्टीरिया का पता लग जाएगा। स्लाइड परीक्षण जो किया जाता है इसमें 2 टेस्ट होंगे। सबसे पहले स्लाइड परीक्षण किया जाएगा, है ना। तो जो भी इस तरीके से कांच की प्लेट होती है, कांच की स्लाइड होगी, उस पर खून की एक बूंद को गिराया जाएगा। उसकी जांच जो है कि यहाँ पर माइक्रोस्कोप से की जाएगी। इस परीक्षण से सभी प्रकार के मलेरिया के जो परजीवी हैं उसका पता लग जाएगा। फिर इसका जिस तरीके से डायग्नोसिस किया जाएगा वो अपन देखते हैं, त्वरित निदान परीक्षण इसे अपन कहेंगे। तो टेस्ट स्ट्रिप पर खून की एक बूंद डाली जाएगी और कुछ मिनट के बाद अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो लाल रेखा हमको दिखाई देती है। इस टेस्ट से केवल फाल्सीपैरम मलेरिया का पता लग सकता है जो कि इन मलेरिया कैटेगरी में सबसे खतरनाक यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट यदि हम लोग कहें तो मलेरिया के लिए रक्त परीक्षण से मलेरिया परजीवी के प्रकार की पहचान की जा सकती है ना। इससे गंभीरता निर्धारित करी जा सकती है कि ये कितना हार्मफुल है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 के पास चलते हैं, इसका आंसर करिएगा। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में कुछ कथन आपके सामने है, उस पर आपको विचार करना है। देखो, एक तो ये मधुमक्खी वाला बीज वाला क्वेश्चन, एक हमारा आंट वाला क्वेश्चन, एक अपना जो दीमक वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इनकी पूरी कॉलोनी चलती है ना, ये सब साथ में कार्य करते, तो इनसे बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और एक ये एलिफेंट वाला जो झुंड में चलते हैं, है ना, ये 3 से 4 पेयर ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं, तो वो आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए फिलहाल हम लोग इस मुद्दे पर बात करते हैं। मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, चलो सही लग रहा है ना। रानी मधुमक्खी जो फीमेल होती है वही अंडे देती है जो रानी होती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। नहीं, नर तो श्रमिक के रूप में कार्य नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती है जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती है। क्या छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां होती है? मादा श्रमिक मक्खियां होती है जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती है। इसको होल्ड करो। आगे वाला देखो, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इनमें से सही कथन अपन को क्या लग रहा है वो बताना है। तो एक बार मैं आपको पूरा डिटेल बता देती हूँ, आंसर आप खुद से सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, ये पूरा इसका मधुमक्खी की पूरी जानकारी है। मधुमक्खियां फूलों की ओर आकर्षित होती है, छत्ते में रहती है, जिसे आमतौर पर किसी भी मधुमक्खी कॉलोनी के घोंसलों का वर्णन कर सकते हैं, मतलब उनका पूरा वो कॉलोनी होता है। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है। मधुमक्खियां चीनी की चाशनी खाना पसंद करती है, मतलब मीठा हम लोग उसको कह सकते हैं। 3 कैटेगरी इनकी होती है। रानी मधुमक्खी होती है, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होगी जो अंडे यहाँ पर देगी। मेल में अगर अपन बात करें तो छत्ते में केवल कुछ ही नर होते हैं। ठीक है, श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई भूमिका नहीं होती है, केवल वो प्रजनन का कार्य यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये वाला नर मधुमक्खी को लेकर। अब जो कार्यकर्ता या जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ध्यान से सुनना। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होती है। ये मधुमक्खियां सारा दिन काम करती है, छत्ते भी बनाती है, शिशु मधुमक्खियों की भी देखभाल करती है। ये रस की तलाश में यदि हम लोग बात करें तो फूलों के चारों ओर उड़ते रहते हैं। श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि श्रमिक मधुमक्खियां नहीं होगी तो छत्ता भी नहीं बनेगा और रस का कलेक्शन भी नहीं होगा। जब एक मधुमक्खी को रस युक्त फूल मिल जाता है तो वो विशेष प्रकार का नृत्य करती है, जिससे अन्य मधुमक्खियां उसको पहचान कर वहां पर पहुंच जाती है। लेट्स बैक टू द क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक तो ये सही है ना। अब छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, ये श्रमिक का कार्य नहीं करते, तो बी वाला गलत हो गया। जहां जहां पर भी बी लिखा हुआ है वो आपका गलत हो जाएगा। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां जो है श्रमिक मक्खियां होती है। ठीक है, जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती है, बट एट द सेम टाइम हम लोग ये कहें कि ये वो भी करती है, पूरा छत्ता बनाना, रस लाना, तो ये चीज़ करेक्ट हो जाएगी। तो ए और सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें केवल हमको यहाँ पर ना लीची के फूलों की बात करी है, तो ऐसा इनका कोई स्पेसिफिक फूल नहीं होता है कि उसी के थ्रू ये चारों ओर चक्कर लगाएगी। तो अभी अपन इसको कट कर सकते हैं कि पूरा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको कोई भी 2 यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें एक करेक्ट हो सकता है और एक सी पूरे तरीके से करेक्ट हो सकता है। ठीक है, बाकी ये गलत हो ही गया है और ये भी गलत हो गया, तो सही कथन हो गया अपना ए एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। 69 को देखिएगा। ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन के बाहर से जोड़ने के लिए एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? सिंपल सा लैंग्वेज में अगर अपन समझें तो ईवीएस बुक को प्रेफर क्यों करती है, मतलब एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने को क्यों कहा गया है, बजाय सिर्फ थ्योरी, परिभाषा, डेफिनेशंस पढ़ाने के। इससे क्या होगा? सबसे पहले महत्वपूर्ण अवधारणा को याद रखना, ये गलत हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक एकमात्र स्रोत है, ये गलत हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक के विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों से जोड़ने और ज्ञान का निर्माण करने में मदद करेगी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है, तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग ये कह सकते हैं कि रियल लाइफ से कनेक्ट करने में बच्चों को बहुत मदद मिलेगी। दैट्स वाई सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर है। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, जो नेस्ट, जो घोंसला उसको सबसे अच्छा लगेगा वो उसके अंदर रहने लग जाएगी, है ना, और वहीं पर अंडे वो देगी। तो इस प्रकार की एक्टिविटी कौन से बर्ड में की जाती है? ये टेलर बर्ड हो सकता है, वीवर हो सकता है, इंडियन रॉबिन हो सकता है, या फिर ये सनबर्ड हो सकता है। तो ये केवल वीवर बर्ड की विशेषता है।
दर्जन चिड़िया वो जो पत्तियों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। इंडियन रोबिन जो घर में कहीं पर भी घोंसला बना सकते हैं, है ना, दीवारों में, खिड़की में, हर जगह अपना घोंसला बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल वीवर बर्ड है जिसमें नर पक्षी जो है बहुत ही शानदार अट्रैक्टिव से घोंसले बनाते हैं, ताकि जो फीमेल है वो उनकी साइड घोंसले को देखकर अट्रैक्ट हो जाए और वो उसमें रहने लग जाए। ठीक है, ये चारों के बारे में जानकारी आपको दे रखी है। दर्जन पक्षी जो अपनी जुलाहा चिड़िया भी जिसे आप कह सकते हैं, वीवर बर्ड। ठीक है, दर्जन पक्षी अपनी तीखी चोंच से दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। बुनकर पक्षी पेड़ों पर लटकते हुए घोंसले बनाते हैं, वीवर जो अपना हो गया। सनबर्ड पेड़ की शाखाओं से लटकते हुए घोंसले बनाएंगे और ये घोंसले घास, पतली टहनियों, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़े के यहाँ पर हो सकते हैं। इनका मेन टारगेट होता है उसको सॉफ्ट बनाना। इंडियन रोबिन दीवारों, पेड़ के तने या किनारों पर बने छेदों में पंख से जो है घोंसला यहाँ पर बनाती है। ठीक है, 71 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। निम्नलिखित कथन ए तथा बी को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करिए। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो है बसाए गए थे। ठीक है, लगभग कितने, 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, दूसरा देखना, गंगा तथा इसके सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हो चुका था। अब हमको ढूंढना क्या है, इसमें हमको ढूंढना है सही क्या है। ठीक है, देखो ऑप्शंस में लिखा हुआ है पहला और दूसरा सही है, दोनों सही नहीं है, ए सही बी गलत, ए गलत बी सही है। तो देखो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, तो अभी अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु बी यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, अभी अपन पूरा डिटेल देखते हैं। तो देखो, लगभग 100,000 वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के तट पर यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ शिकारी संग्राहक थे। ठीक है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों, गारो पहाड़ियाँ और विंध्य में लोगों ने गेहूं और जौ जैसी फसल को उगाना और पशुपालन करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये पूरा हिस्ट्री अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, जो भी आपका स्टेटमेंट 1 था, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में कुछ प्रारंभिक शहर इन नदियों के तट पर विकसित हुए। तो 4700 बिल्कुल करेक्ट था। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, अभी हमको ऑप्शन में कितना दे रखा था, 1500 दे रखा था, किसके अंदर, बी के अंदर, दैट्स वाई वो गलत हो गया। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी, उसके सहायक नदियों तथा समुद्र तटों के क्षेत्रों में नगरों का उदय हुआ और बड़े जो राज्य बने, है ना, बड़े राज्यों की यहाँ पर स्थापना हुई। तो गलत क्या हो गया, 1500 वर्ष वाला गलत हो गया। ठीक है, तो बी गलत है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाल केंद्रित रणनीतियों में सबसे अच्छा यहाँ पर क्या हो सकता है, सबसे अच्छी चीज़ कौन सी दर्शाती है, बाल केंद्रित जो होगी, चाइल्ड सेंटर जो मेथड होगी, उसमें डिस्कशन किया जाना चाहिए, उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन होना चाहिए, उसमें लेक्चर होना चाहिए, उसमें सर्वे होना चाहिए। देखो हम लोग यदि यहाँ पर बात कर रहे हैं ना प्राइमरी टीचर की, तो प्राइमरी टीचर के जो अपने प्राइमरी लेवल के बच्चे होंगे उनके लिए सबसे अच्छा बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, एक तो उनके साथ डिस्कशन किया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए, उनको जो चीज़ें सिखाई जाती है वो प्रदर्शन करके सिखाई जाए। तो ये भी सही है कि प्रदर्शन करके सिखाई जानी चाहिए। लेक्चर उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको आप सर्वे करवा सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ अगर उनको पढ़ानी है तो आप उनको विजिट पर लेकर जा सकते हो, आप उनको टूर पर लेकर जा सकते हो। तो अब इसमें करेक्ट तो क्या हो गए, तीनों हो गए, लेकिन अगर मैं ऑप्शन के पास हो तो मुझे एनी टू सिलेक्ट करना है। अब इसमें से कोई भी दो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ए तो है ही सही। ठीक है, ए कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास जो ऑप्शन बच रहे हैं ए बी डी और ए बी सी। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो इसमें सर्वे भी इंपॉर्टेंट है, डिमॉन्स्ट्रेशन और सर्वे में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, हम लोग कह सकते हैं सर्वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको सिलेक्ट ही दो ही करने, तो हम लोग ये कर सकते हैं, एक तो डिस्कशन हो जाएगा और एक अपना हो जाएगा सर्वे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई की गई है, जिसे पोचमपल्ली यहाँ पर कहा जाता है और इसी विख्यात जिला है और इसी के नाम पर इनकी साड़ियाँ चलती है। ये कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या फिर तेलंगाना में। तो पोचमपल्ली की तेलंगाना की साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। करंट अफेयर्स में भी एक आध बार ये आया था, इसीलिए एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पोचमपल्ली साड़ी या पोचमपल्ली इकत भारत के तेलंगाना राज्य के यदाद्री भुवनगिरी जिले के भूदान पोचमपल्ली में बनाई गई एक प्रकार की साड़ी है। तो आप सिंपल सा याद रख सकते हैं,
पोचमपल्ली जो है तेलंगाना में साड़ी बनाई जाती है। इनके पास रंगाई की एक शैली में पारंपरिक ज्यामिति पैटर्न होता है, तो एक बहुत यूनिक तरीके से ये साड़ी को डिज़ाइन करते हैं। अब जो एयर इंडिया एयरलाइंस थी उसके द्वारा जो है ये साड़ी जो है पहनी गई थी, है ना, जो चालक दल होता है, एयर होस्टेस होती है, उन्होंने ये साड़ी पहनी थी, इसीलिए फेमस भी हो गई है। ठीक है, तो जटिल रूपांकनों मतलब बहुत ही अच्छी ज्यामिति, यूनिक ज्यामिति स्ट्रक्चर से इसको डिज़ाइन किया गया, इसके ऊपर डिज़ाइन बनाई गई है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना की ये फेमस साड़ी है। पटोला की बात करें तो हथकरघा साड़ियाँ होती है, गुजरात की ये फेमस है ना, गुजरात की पटोला साड़ियाँ फेमस है। जमदानी की बात करें तो पश्चिम बंगाल की जमदानी जो मलमल की साड़ियाँ होती है वो फेमस है। तंचोई ब्रॉकेट की यहाँ पर बात करें तो एक प्रकार की बनारसी साड़ी होती है जिसमें बुनाई जो है रेशमी कपड़े पर एक दो तार बुनकर यहाँ पर करी जाती है, तो ये वाराणसी की बहुत फेमस है। चंदेरी की साड़ी आपने सुनी होगी, मध्य प्रदेश की बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये आप ध्यान रखना, रेशम, जरी और सूती को एक साथ बुनकर एक कपड़ा बनाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है और एक पारदर्शी साड़ी इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये साड़ियों के थोड़े से टाइप हैं, ये आप ज़रूर से देख कर जाना, एग्जाम में रिवाइज जरूर से करके जाना। अगला क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर के क्षेत्र में फील्ड ट्रिप का योजना बनाई है। मतलब जो सीमा शिक्षिका है वो बच्चों को फील्ड ट्रिप पर लेकर जाना चाहती है, तो उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो ये बोल रहा है नाम याद करना, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। जानवरों से संबंधित अवधारणा को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना और चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं बच्चे यहाँ पर जो है चीज़ों को सीख पाए, उनके सीखने का आकलन भी हो जाएगा, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट भी यहाँ पर हो जाएगा। तो कौन सी चीज़ें आपको लग रही है कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगी, बिल्कुल करेक्ट बैठेगी? तो देखो ये वाली चीज़ तो बिल्कुल है ही सही, बी, सी एंड डी तीनों ही चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपनी करेक्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 74 को देखिएगा। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने को कहा। क्या कार्य करने को कहा कि राइट नेम ऑफ वेरियस एनिमल अराउंड देम, उनके आसपास जो भी जानवर है उनके नाम लिखिए, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करिए, इनको कैटेगराइज करिए, कौन पालतू है कौन जंगली है, और जानवरों को पारिभाषित करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउ अप्रोप्रिएट फॉर द स्टूडेंट, इसमें से कौन सी चीज़ जो है सीमा ने या जो टीचर है इनकी उसने सही नहीं करी है ना। तो डिफाइन द टर्म एनिमल की डेफिनेशन क्या है, ये इतना ज़रूरी नहीं था। ठीक है, बाकी सारी एक्टिविटी डेफिनेटली टीचर ने बिल्कुल सही करी है। तो नॉट अप्रोप्रिएट में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये अप्रोप्रिएट नहीं था, बाकी सारी चीज़ें सी, मतलब कि ये वाला है ना, ऑप्शन नंबर डी है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि जानवरों को परिभाषित करवाना, उसकी डेफिनेशन बच्चों से बुलवाना, वो सही नहीं था, बाकी तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 76 को देखिएगा। द टेरिटोरियल स्टेट ऑफ हरियाणा आर, हरियाणा के जो सीमांती राज्य है, मतलब हरियाणा के जो पड़ोसी स्टेट हो जाएंगे वो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश यहाँ पर हो जाएगा, या फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, और बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश। देखो आपको ये तो ध्यान होगा शायद कि हरियाणा से अगर आप आसपास से कनेक्टेड है तो राजस्थान उसकी सीमा पर आता है। ठीक है, तो अगर एक या दो भी पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। सो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये पूरा एरिया अपना हिमाचल का हो गया, तो इस साइड जो है अपने हम लोग बोल सकते हैं वेस्ट साइड जो है नीचे थोड़ा राजस्थान आ जाएगा, इस साइड आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, इस साइड आपका पंजाब आ जाएगा, और इस साइड आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर और उत्तर पश्चिम में आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश हो गया। इस साइड यदि बात करें उत्तर प्रदेश और हमारी दिल्ली यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में अपना हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो ये इस तरीके से अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। अगला देखिएगा 77, आंसर करिएगा। ये स्टेटमेंट और ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध कई किलोमीटर से दूर कर पहचान कर आइडेंटिफाई कर लेता है। ये बात तो बिल्कुल सही है और बहुत यूनिक चीज़ है, राइट। कुछ मादा कीड़े जो है फेरीमोनस जो पदार्थ होता है उसको छोड़ते हैं, जिसकी गंध को नर कीड़े जो है बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। तो बोल रहे हैं दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है, तो कैसे पहचान लेता है, फेरीमोनस जो ये रिलीज करते हैं उसकी वजह से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है,
चलिए, तो रेशम कीट के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए कि ये कौन सी कैटेगरी है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बॉम्बेक्स मोराई करके एक कैटेगरी होती है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। इसी का लार्वा या कैटरपिलर होता है। पतंगा अपन इसको बोल सकते हैं। पतंगा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेशम बनाता है। यह पूरी तरीके से मनुष्यों पर निर्भर है। अब ये जंगल में नहीं रहता है। रेशम के कीड़े शहतूत के पत्ते को खाते हैं। उत्तरी चीन के ये मूल निवासी है और वहीं से इस पूरी तरीके को फॉलो किया गया। कुछ नर कीट अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लेते हैं। रेशम के कीड़े अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। 78 का आंसर क्या होगा? कथन और दो कथन है, दोनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इंग्लिश में देख लेना, वाटर, रिलेशनशिप, फूड, ट्रांसपोर्ट, शेल्टर एंड हाउ थिंग्स वर्क। द थीम ऑफ ईवीएस आर क्लोजर टू द चिल्ड्रन लाइफ। देखो स्टेटमेंट 2 तो नो डाउट कि बिल्कुल सही है। ये जो थीम है बच्चों की रियल लाइफ से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है, इसीलिए इनको थीम वाइज डिवाइड किया गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो थोड़ा सा नाम में चेंजेस है। थीम का मीनिंग वही है बट नाम में थोड़े बहुत चेंजेस है। जैसे वाटर, जल का जल ही रखा गया। एक बार मैं सारे थीम लिख देती हूँ। एक हमारा होता है फैमिली एंड फ्रेंड करके, राइट। अब फैमिली एंड फ्रेंड के अंदर ही क्या होता है, सब थीम्स हमारे आ जाते हैं। सब थीम में सबसे पहले हमारा रिश्ते आ जाएंगे, है ना, रिश्ते आ जाएंगे। दूसरा क्या आ जाएगा, वर्क एंड प्ले आ जाएगा। तीसरा हमारा एनिमल्स हो जाएगा और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हो गया अपना रिलेशन, ये हो गया अपना वाटर, ये हो गया अपना प्लांट। ठीक है, और एक और क्या बच गया इसके अंदर, प्लांट हो गया, एनिमल, लास्ट में क्या हो गया, एनिमल हो गया। तो ये एक मेन थीम के क्या हो गए, सब थीम हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर फैमिली एंड फ्रेंड जो है, रिलेशन के अंदर ही अपन को ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। फैमिली एंड फ्रेंड के अंदर ही अपन को रिश्ते, रिलेशनशिप यहाँ पर मिल जाएगा। तो मेन थीम तो फैमिली एंड फ्रेंड है, इसने रिलेशनशिप लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वाटर अपना इसी के अंदर आने वाला, हम लोग सॉरी वाटर जो है अलग से आने वाला थीम है। इसके अंदर हमारा ये था वर्क एंड प्ले करके। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई अपना खेल और कार्य। देखना विजिबल है ये चीज़ पूरी। ये अपना रिलेशनशिप हो गया, ये हो गया अपना वर्क एंड प्ले यानी कि खेल एंड कार्य करके। ठीक है, ये अपना प्लांट हो गया और ये अपना एनिमल हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वाटर अपने आप में अलग है ना। भोजन जो होगा, फूड, वो अपने आप में अलग हो जाएगा। और यहाँ पर जो ट्रैवल है वो अपने आप में अलग हो जाएगा। और थिंग्स वी कैन डू एंड मेक जो वाला होता है वो अपना अलग हो जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है हाउ थिंग्स वर्क, तो ये थोड़ा सा गलत जा रहा है। मतलब कि पहला स्टेटमेंट तो गलत हो ही गया इतनी चीज़ों को देखने के बाद। ओनली स्टेटमेंट 2 जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसकी वजह से गलत हुआ, एक तो इसकी वजह से गलत हो गया होगा। ठीक है, एक हाउ थिंग्स वर्क इसकी वजह से गलत हो गया। ठीक है, अब जो रियल नेम है इनके थीम के वो आप देख सकते हैं। परिवार रिलेशनशिप में अपने पहले रिलेशन आ जाएंगे, वर्क प्ले आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा। इसमें फूड आ जाएगा, अपना शेल्टर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ट्रैवल आ जाएगा और थिंग्स वी कैन मेक एंड डू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना पूरा थीम यहाँ पर काम करता है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। उसके बाद यदि बात की जाए कि जो अपने सब थीम में हो जाएंगे, वाटर, रिलेशनशिप, फूड, ट्रांसपोर्ट, शेल्टर। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट दे रखा था, यहाँ पर रिलेशनशिप दे रखा था। ठीक है, दैट्स वाई ये गलत हो गया। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 79, अब थोड़े से क्वेश्चन जो है आपके प्लांट से रिलेटेड भी है यहाँ पर। 1 सेकेंड, ये देखिए, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। तो जाइलम नीचे से ऊपर जाता है, बिल्कुल सही बात है, यूनिडायरेक्शनल होता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो बिल्कुल सही है। तो बोथ आर ट्रू, और एक्सप्लेनेशन मतलब बोले तो दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। किसको लेकर, जाइलम और फ्लोएम को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। सही बात है कि बच्चों का होलिस्टिक हमें मूल्यांकन यहाँ पर करना होगा, पूरा ओवरऑल इवैल्यूएशन यहाँ पर करना होगा। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वो क्या हो सकता है, शिक्षक का अवलोकन। अभी जब यहाँ पर बोला है कि छात्रों का अवलोकन करना, तो टीचर का तो गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम लेना, ये भी गलत हो जाएगा। गतिविधियों का मूल्यांकन के लिए ओनली रेटिंग स्केल का उपयोग करना,
ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि हाँ, पोर्टफोलियो यहाँ पर हो सकता है कि आप पोर्टफोलियो के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि अकेले रेटिंग स्किल सफिशिएंट नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पोर्टफोलियो इज द 100% करेक्ट आंसर, कि पोर्टफोलियो में आप बच्चों का A to Z पूरा डेटा, पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर रखोगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। रवि ने एक गिलास में जल डाला है, उसने उसमें साबुत नींबू का पानी डाला है। ठीक है, एक गिलास में जल लिया, उसने उसमें नींबू को निचोड़ दिया, फिर उसमें क्या कर दिया, उसने बहुत सारा नमक डाल दिया। अब वो क्या कर रहा है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने क्या पाया कि नींबू जल के अंदर डूब गया है, तैरने लग गया है, नींबू के 2 टुकड़े ऑटोमेटिक हो गए, या नींबू ग्लास के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर पानी के अंदर नमक डालने से और उसको हिलाने से क्या हुआ है, कुछ तो प्रोसेस यहाँ पर हुई होगी। ठीक है, जिसकी वजह से पहली बात तो रिजल्ट निकला क्या होगा, जब ये एक्सपेरिमेंट करवाया होगा तो रिजल्ट ये निकला होगा कि नींबू जो है पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा, है ना, नींबू जल के अंदर तैरने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी के अंदर नमक डालने से जो पानी का जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़े से यहाँ पर चेंज आ गए, पानी जिसकी वजह से क्या हो गया है, डेंस हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से नींबू हल्का होने के कारण तैरने लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार पूरा रीज़न हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या हुई है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी भारी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा। चूँकि नींबू नमकीन पानी से हल्का होगा, इसीलिए वो तैरना स्टार्ट कर देगा। अंतर क्या है, नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है, लेकिन जब नींबू में पानी के अंदर नमक मिलाया जाएगा तो पानी ज़्यादा डेंस हो जाएगा, पानी का घनत्व बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से नींबू हल्का होने के कारण ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीम को दर्शाता है। अगेन वही थीम वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें से आप देख लीजिए थीम क्या हो जाएगा हमारा। किसमें वेदर करके कोई थीम है, मौसम करके, भोजन पदार्थ और आवास मटेरियल नहीं है, परिवार और मित्र है, यात्रा है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। फिर इसमें देखो ये वाली चीज़ गलत हो गई, आवास हो गया, यात्रा हो गया, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू है, तो डी वाला अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें अपना वेदर की वजह से, इसमें मटेरियल की वजह से, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से तीनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 को देखिएगा। अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। अल बरूनी जो कि भारत आए थे, ठीक है, और उन्होंने भारत के बारे में कई सारी जो है जानकारी लिखी थी उनकी किताब में। तो अल बरूनी जहाँ से आए थे वह आजकल उज्बेकिस्तान कहलाता है, सही बात है। अपन को क्या बोलना है, नॉट ट्रू। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे, सही बात है, बहुत समय पहले आए थे। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, नहीं, उन्होंने तालाब, बावड़ी सबके बारे में लिखा था कि बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है इनका। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तालाब, बावड़ी वगैरह के बारे में लिखा था। उन्होंने अपने लेखों में भारत के तालाब बनाने की प्रशंसा करी है कि बहुत अच्छे और तरीके से ये बनाते हैं, है ना, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो बनावट होती है वो बहुत ही यूनिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 को देखिएगा। बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान की एक सामान्य प्रकार की फसल है। बोरा चावल का एक प्रकार है। ठीक है, तो असम में बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, असम में ये उगता है। धान की खेती चिकनी मिट्टी के लिए अच्छी होती है, इस प्रकार के प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए होता है। तो बोथ आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। धान की खेती के लिए चिकनी मिट्टी लगती है और पानी इनको पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो बोथ आर ट्रू हम लोग कह सकते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बोरा एक प्रकार का चिपचिपा चावल जो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, और चावल, ये वाला जो चावल होता है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, किडनी संबंधी बीमारियाँ इससे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद बात की जाए तो ये मुख्यतः गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है। ठीक है, और बिहू जो फेस्टिवल है वो भी इसी से कनेक्टेड है ना, बिहू के टाइम पर इसी चावल को खाया जाता है। ठीक है, बोरा चावल में दही, गुड़ और अन्य चीज़ें मिलाकर, दही, है ना, दही, गुड़ और अन्य चीज़ें मिलाकर खाई जाती है, और मुख्यतः ये आपको असम में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही चावल की कुछ और कैटेगरीज भी फेमस है। बिहार की बात करूँ तो बिहार में कतरनी चावल उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ की कृषि उसी के अनुरूप है। ठीक है, ओडिशा में अमारा, अंजलि और अन्नदा प्रकार के चावल उगाए जाते हैं, क्योंकि उड़ीसा मुख्यतः चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में पौनी चावल जो है उगाया जाता है। तो ये सब अपनी अपनी जगह की स्पेसिफिक और यूनिक चावल है, जो इनमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी रखता है। अदुथुराई, अरावन, कुरुवा और अक्षयधन चावल भी तमिलनाडु में लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये सब चावल के कैटेगरीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या है जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है और आयतन जो है 3 मिलीलीटर है। अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो ये 12 है, वॉल्यूम मेरे को दे रखा है 3, और मेरे को क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, द्रव्यमान, मास निकालना है। ठीक है, तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है हमारा द्रव्यमान बटे आयतन।
द्रव्यमान 12 दे रखा है, आयतन का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से मास निकल कर आ जाएगा, ये आ गया अपना 36। ठीक है, भारतीय 36 होते हैं तो 36 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 को देखिएगा। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियाँ सीखे, मतलब बच्चे एक दूसरे के सहयोग से चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखे, तो आप किस प्रकार का समूह बनाना पसंद करेंगे। सबसे पहले तो 4-5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, भागीदारीता और सहयोग के आधार पर, समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तो हम लोग इस तरीके से कैटेगराइज नहीं कर सकते, रोल नंबर वाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग के रोल नंबर वाले सब अच्छे पढ़ने में हो, है ना, बीच के रोल नंबर वाले बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो वो कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठेगा। हमें बच्चों को एक दूसरे के सहयोग से सिखाना है, तो हमें बराबर कॉम्बो बनाने पड़ेंगे, बराबर समूह बनाने पड़ेंगे, जिसमें एक अच्छा पढ़ने वाला, एक कम पढ़ने वाला, एक बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला, इस तरीके से, तो है ना, भागीदारीता और सहयोग के आधार पर आपको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। घड़सी सर से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको चुनना है। ठीक है, तो सही उत्तर अपन को चुनना है। घड़सी सर राजा घड़सी के द्वारा बनाया गया था, यह लगभग 600 साल पहले बनाया गया था, 9 तालाबों से ये जुड़ा हुआ है और ये तालाब आज भी प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, अब आप बताइए, घड़सी सर का नाम आपने वही अगेन जो आपने राजस्थान का पूरा हिस्ट्री देखा होगा तो उसके अंदर अपन ने ये वाली चीज़ देखी हुई है। ठीक है, तो घड़सीधर तालाब आज की डेट में प्रयोग में नहीं किए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, राजा घड़सी ने जैसलमेर में इसको बनवाया था, लगभग 650 साल पहले की कहानी है और 9 तालाबों का पानी एक दूसरे में मिक्स होता है, तो इस तरीके से ये पूरा बना हुआ है। तो अभी अपन इसका डिटेल देख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से है। बेसिकली अब इस पर क्या कर दिया गया है कि जो घड़सी सर जो तालाब है इसको पूरा कॉलोनीज वगैरह में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो आज की डेट में उसकी उतनी महत्ता नहीं रह गई है, फिर भी इसको टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है आज की डेट में भी। तो देखो ये आज के प्रयोग में नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं ये झील अब उपयोग नहीं करी जाती है, क्योंकि 9 झीलों के बीच में नई इमारतें और कॉलोनियाँ यहाँ पर बना दी गई है, जिससे वर्षा का पानी बह जाता है और पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में जो जानकारी है कि रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, बाद में 1367 ईस्वी के आसपास घड़सी सी भाटी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, तो उन्हीं के नाम पर यह घड़सी सर बन चुका है। जल स्रोत या झील कभी भी जैसलमेर का मुख्य जल का स्रोत थी, इसी से पूरे जैसलमेर में पानी डिलीवर होता था। ठीक है, अन्य झीलों से जुड़ा, यह झील को अन्य 9 झीलों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है ना, इसीलिए एक ऑप्शन में आपको ये भी दिखा था कि यह 9 तालाबों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, जिससे एक झील के भर जाने पर अतिरिक्त पानी अगली झील में चला जाता है, जब दूसरी भर जाएगी तो पानी तीसरी में चला जाएगा, तो सब चीज़ें आपस में, ये 9 ही झील आपस में इंटरकनेक्टेड थी। यह झील अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जानी जाती थी, जिसमें नक्काशीदार बरामदे और हॉल को ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए नाव की सवारी, आज की डेट में भी इसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया है कि नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं, मछली, कई मछलियाँ इसमें पाई जाएगी। इंदिरा गांधी नहर से लगातार इसमें जल की आपूर्ति होती रहती है, इसीलिए ये जो झील है घड़सी सर, ये कभी सूखती नहीं है। ठीक है, चलिए अब असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, हिंदी में देख लीजिए इसको। अभिकथन क्या कहा गया है, थीम के बारे में ही है कि थीम परिवार और मित्र, ईवीएस में एक मुख्य थीम है, पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में बनाया गया। अभी अपन ने पढ़ा ही था कि फैमिली एंड फ्रेंड्स एक थीम है, उसी में आपका रिलेशन है, उसी में आपका प्लांट है, उसी में आपका एनिमल है, उसी में आपका वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, देखना कारण क्या है इसके पीछे का, कि थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्य श्रेणीता पर प्रकाश डाला गया, मतलब किस तरीके से मनुष्य और उनसे कनेक्टेड जो चीज़ें हैं, जस्ट लाइक कि एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। तो बोथ आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 के पास चलते हैं। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बनाना आसान होता है, दैट्स ट्रू। क्योंकि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, तो ये तो गलत है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए इज ट्रू, है ना, यहाँ पर बनाना आसान होगा। ठीक है, कहाँ पर, समुद्र तल पर, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, लेकिन ये जो रीजन दे रहा है क्वथनांक को बढ़ाने वाला, बॉइलिंग पॉइंट को, वो गलत है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, न कि इंक्रीज होता है। आप चाहें तो एक बार इसका पूरा रीजन देख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको बताया कि जिस पर पदार्थ उबलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, जिसके कारण वाष्प दाब कम तापमान पर लगातार वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब बहुत लोअर टेम्परेचर पर ही पदार्थ उबलना स्टार्ट हो जाएगा, जिस लाइक आप पानी गर्म कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप पानी का क्वथनांक भी यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कक्षा 5 की एक ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है। उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करने के लिए कहती है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने को कहती है। फिर वो बोलती है कि आप इसके ऊपर पूरा एक रिपोर्ट रेडी करके लाइए। तो मेन जो टीचर नीना है वो यहाँ पर करना क्या चाह रही है, राइट। तो करिए आंसर क्या होगा यहाँ पर इसका। ऑप्शंस आपके सामने, प्रश्न करना, अभिव्यक्ति और परिणाम निकालना, है ना। तो वही है कि अब इन बच्चों को क्या करना पड़ेगा, कृषि फार्म पर जाना पड़ेगा, किसानों से बातचीत करनी पड़ेगी। तो अगेन क्वेश्चनिंग तो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि उनके द्वारा कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, हल वगैरह जो भी उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं, थ्रेशर मशीन वगैरह, वो सारी चीज़ें होगी। तो बच्चे खुद से तो प्रयोग करेंगे नहीं, तो ये प्रयोग वाला गलत हो गया, मतलब ये सही हो जाएगा। प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इसमें परिकल्पना करने वाली कोई चीज़ थी नहीं शुरुआत में, अनुमान वाली कोई चीज़ थी नहीं। जैसा अभी अपन ने क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज़ वही ऑप्शन है इसके भी। सो प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना एंड एट द लास्ट उसके रिजल्ट निकालना, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो है एक क्लास 5th के बच्चे के द्वारा एक्सपेक्ट करी जा सकती है कि वो जब इस तरीके की एक्टिविटी टीचर कराए तो वो बच्चा इन तीनों स्किल्स में इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस पेपर के हमने 30 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसी से आपका पेडागोजी भी बन गया है और इसी से हमने मेन जो ईवीएस है उसके भी क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ओके, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।